देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वांडे जनित्र। वांडे जनित्र, इसको हम अंग्रेजी में भी वांडे जनरेटर कहते हैं। वांडे जनित्र जनरेटर ये क्या करता है, इसकी बात हम सोचते हैं। तो वांडे जनित्र या जनरेटर ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम बहुत उच्च विभव को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा विभव की आवश्यकता हो तो हम इस जनरेटर की सहायता से बहुत ज़्यादा मात्रा में विभव को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, लगभग वो जो विभव है वो कितना 10 की घात 6 वोल्ट, ये बहुत ज़्यादा विभव ऊंचा है। इतने ऊंचे विभव को ये उत्पन्न कर सकता है वांडे जनित्र। ठीक है, वांडे ग्राफ जनित्र या वांडे जनित्र। इसको सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसको 1931 में नाम वैज्ञानिक का भी था वांडे ग्राफ। तो वांडे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था 1931 में पहली बार। और ये किस लिए बनाया गया, अति उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए। इतनी बात समझ पाए कि नहीं। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप जानते हो कि कुछ ये धन आवेश या ऋण आवेश होते हैं। जैसे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब तुम्हारे क्या हैं, आवेश हैं। इन पे आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है, ऋण आवेश। इस पे कौन सा आवेश रहता है, धन आवेश। अब देखो, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इनको हम तार के द्वारा जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक, अब अगर तुम्हें यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ भगाना है, तो क्या करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पे विभव है वी ए, इस पे कितना है वी ए, और इस पे विभव है कितना वी बी। वी ए का मान मान लेते हैं, इस पे विभव है 50 वोल्ट। कितना है, इस पे मान लेते हैं विभव 10 वोल्ट, इस पे मान लो विभव कितना है 10 वोल्ट। तो अब भैया देखोगे क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, 50 वोल्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, विभव कितना है 50 वोल्ट, यहाँ विभव कितना है 10 वोल्ट। तो हमने आपको बताया था इन दोनों के बीच विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभव का अंतर। बैटरी में इलेक्ट्रॉन इसी कारण भगता है कि नहीं, बिजली इसी कारण चलती है, विभवांतर के कारण बिजली जो है चलती है तारों में। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, इधर विभवांतर कितना है 50 वोल्ट, इधर विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर भगना चालू कर देगा। क्यों, वो इसलिए चालू कर देगा, वो चाहता है कि विभवांतर जो है वो जितना 50 वोल्ट यहाँ है तो उधर को भी हम बराबर कर दें। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे पानी की एक भरी टंकी है, एक खाली टंकी है, दोनों टंकियों को जोड़ दोगे तो पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है कि नहीं। ऐसे विभवांतर भी, विभवांतर में उच्च तल से निम्न तल की ओर आवेश बहता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर आवेश बहता है। और वो इसलिए बहता है कि दोनों का आवेश हम बराबर कर दें। तो अब देखो, आवेश बहता तो क्या, जितना ज़्यादा विभवांतर होगा, ध्यान समझना, विभवांतर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है उतनी तेज़ी से भगेगा, उसकी स्पीड उतनी ही तेज़ी से होगी। तो ध्यान रखो कि अगर कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों ये आवेशों की रफ्तार बढ़ानी हो, यानी रफ्तार बहुत तेज़ करनी हो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, रफ्तार बहुत तेज़ करनी हो, और रफ्तार अगर तेज़ होगी तो उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी कि नहीं, रफ्तार अगर तेज़ होगी तो उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। अरे भाई, जिसके पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी तेज़ी से दौड़ेगा। तो रफ्तार ज़्यादा अगर करनी हो तो हम उसके लिए भी इसका वांडे ग्राफ जनित्र का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। वैज्ञानिक जो हैं, जितने भी ये आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अगर इनकी ऊर्जा को बढ़ाना है या फिर इनकी रफ्तार को बढ़ाना है, तब भी इस वांडे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। तो वांडे ग्राफ जनित्र का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, विभव बनाने के लिए। किसका बनाने के लिए बच्चों, विभव बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इनकी रफ्तार बढ़ाने के लिए, यानी इनको बहुत तेज़ी से अगर भगाना है तब भी वांडे ग्राफ का ही प्रयोग करते हैं। और किसके लिए करते हैं, तो रफ्तार अगर बढ़ेगी तो इनकी ऊर्जा भी तो बढ़ेगी। तो ये जो आवेश हैं, इन आवेशों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी वांडे ग्राफ जनित्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब चूंकि ये बना था 1931 में, लेकिन आधुनिक समय में विज्ञान ने और तरक्की कर ली है, तो एक और उपकरण बनाया गया है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है, साइक्लोट्रॉन। आगे हम उसको पढ़ेंगे चुंबक वाले चैप्टर में। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, वो इससे ज़्यादा विभव उत्पन्न कर लेता है। ये तो 10 की घात 6 वोल्ट उत्पन्न करता है। और ज़्यादा उच्च विभव के लिए या और इलेक्ट्रॉनों की अगर ताकत बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, तो हम इस उपकरण की जगह साइक्लोट्रॉन का भी उपयोग करते हैं। आधुनिक युग में उसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो साइक्लोट्रॉन जब आएगा तो उसको आगे हम फिर पढ़ेंगे। समझ पाए कि नहीं। तो दो ये तो समझ गए, इसका उपयोग समझ गए, क्यों बनाया गया ये भी समझ गए। ठीक, आगे अब इसकी संरचना को पढ़ेंगे, कैसे ये बना होता है, तो इसको समझते हैं। फिर सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर कैसे ही काम करता है। ठीक, ये भी पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे ऊपर ये देख रहे हो, एक ये परत आपको दिखाई दे रही है। ये परत जो है ये बनी होती है, एक गोलाकार ये परत है ऊपर से, बिल्कुल है ना। और ये धातु की बनी है, क्या है कि धातु की बनी है। ठीक, इसके अंदर आप देखोगे तो एक ये भी गोलाकार परत है, आपको दिखाई दे रही है।
ये घिरनी है, घिरनी नुमा है। अब एक ये घिरनी आपको दिख रही है, एक ये घिरनी दिख रही है, दो घिरनियाँ हैं। एक घिरनी का नाम है P1, इसका नाम है P2, इसका नाम P1 है, इसका नाम है P2। ये पहली घिरनी है, ये दूसरी घिरनी है। और देखो क्या ये जो गोला ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सा गोला, ये गोला इन दीवारों से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, दीवारों की सहायता से ये रुका हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये दीवारें हैं, ये भी बिल्कुल लोहे की, स्टील की होती हैं। और घिरनी जो है ये अंदर है, और घिरने के ऊपर ये पुली चढ़ी हुई है। क्या चढ़ी है? पुली चढ़ी है। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? पट्टा जिसे बोल सकते हैं, बेल्ट भी बोल सकते हैं, जो भी आप इसमें लिखा हो। ठीक, ये पुली चढ़ी हुई है। ये पुली क्या करती है? इस घिरनी को घुमाने का काम करती है। ठीक, आगे देखो, ये जो घिरनी दूसरी P1 वाली, पहली वाली घिरनी आपको दिख रही है, इसमें क्या देख रहे हो? एक और ये छोटा सा लगा हुआ है घिरनी नुमा, तो इसमें एक और पट्टा लगा हुआ है। ये जो पट्टा लगा हुआ आगे इधर है, ये विद्युत मोटर। ये क्या है? विद्युत मोटर। ये क्या करता है कि ये घूमता है, ये घूमेगा विद्युत मोटर के द्वारा। ये पुली घूमेगी, जब ये पुली घूमेगी तो इसके द्वारा ये वाली भी घूमेगी। ये विद्युत मोटर क्या करता है? इसको घुमाना चालू करता है, और इससे जब ये घूमेगा तो पट्टा ये घूमेगा, और जब ये पट्टा घूमेगा तो ये वाली पुली भी घूमना चालू करेगी, और ये घूमेगी तो ऊपर वाली घूमेगी। ठीक, इतना समझ पाए कि नहीं? आगे यहाँ पे आप देख क्या रहे हो? इधर ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर क्या है? ये करंट उत्पन्न करती है, करंट, हाई वोल्टेज करंट ये उत्पन्न करती है डीसी मोटर। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। तो ये डायरेक्ट करंट है, बैटरी वाली, दिष्ट धारा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दिष्ट धारा। तो यहाँ से करंट यानी आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, और इससे जैसे ही डीसी जो मोटर है, इसका जो ये वाला सिरा है, ये दूसरा सिरा, ये माइनस वाला सिरा है, ये माइनस वाला सिरा है, ये कनेक्ट रहता है जमीन से, तो माइनस वाला आवेश सब जमीन में चला जाता है। और ये वाला पहला सिरा है, ये प्लस का सिरा है, और ये कनेक्ट रहता है एक कंघा से। ये क्या है? कॉम्ब है। ये क्या है? कॉम्ब। ये नुकीला कॉम्ब है, ये भी धातु का बना है। और ये नुकीला कॉम्ब क्यों ही रखा गया, इसको भी आपको बताएंगे। ये कॉम्ब है, और इसमें फिर क्या होता है? इस कॉम्ब से यहाँ से आवेश इस पर चढ़ता है, चढ़ करके इस कॉम्ब में उतरता है, और जब ये पुली घूमती है तो इसके साथ पट्टा घूमता है, तो पट्टे के साथ आवेश यहाँ से जाता है। जाने के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा तो आवेश ये आगे नहीं बढ़ता है, आवेश इस फिर कंघे को देखता है, इस पर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद ये पूरा आवेश इस पर आ जाता है। किस पे? जो ऊपर आप गोला देख रहे हो बड़ा सा, जिसका नाम है यस, इस गोले पर आवेश आता जाता है, आता जाता, आता जाता है। अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें किस प्रकार आता है वो आपको समझाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आता जाता है। और जब आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो विभव तो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो बस आवेश बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और विभव भी उतना बढ़ता जाता है। काम कैसे करता है? देखो इसको, देखो इसमें कैसे काम करता है। सबसे पहले ये वाला मोटर घूमती है, तो जैसे ये मोटर घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी ये मोटर, तो क्या होगा? ये वाला पट्टा ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। और जब ये वाला पट्टा घूमेगा तो ये वाली पुली भी ऐसा घूमना शुरू कर देगी। तो तीर बनाया हमने, तो ये वाली पुली भी ऐसे घूमना शुरू कर देगी। जब ये पुली ऐसे घूमनेगी तो ये जो पट्टा ऐसे जाएगा, ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, तो ऊपर वाली जो पुली है P2, ये भी ऐसे घूमना शुरू कर देगी। फिर क्या है? इधर से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा, यानी करंट जो है, यानी धन आवेश इस पर आएगा। आवेश जैसे ही ये पुली घूम रही, पट्टा घूम रहा है, आवेश भी ऊपर चढ़ता जाएगा, और चढ़ चढ़ के धीरे धीरे इस पर आवेश संचित होता जाएगा, और इसका विभव बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो पूरा ये इसका कॉन्सेप्ट, इसके अंग जितने हैं वो सब हमने बता दिए हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अब हम इसका ये सिद्धांत ये समझेंगे, सिद्धांत किन सिद्धांतों पर ये काम करता है ये भी समझेंगे। और यहाँ पे ये कंघे नुकीली क्यों लगाएगा, इसके अलावा हम केवल एक ही चीज़ लगा देते, ये सब चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है। इसमें अगर कोई व्यक्ति, जब इसको आवेशित कर दिया जाए, आवेशित करने के बाद कोई व्यक्ति या कोई लड़का या लड़की है, लड़की मान लो, अगर इस पर हाथ टच कर दे, ऐसे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाथ इस पर टच कर देगा तो क्या उसके जो बाल हैं वो बाल बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? एकदम बाल उसके जो है बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। वो क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि जैसे इसको टच करेगा, वो टच करेगी लड़की, टच करने पे होगा क्या? अभी आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाएंगे। क्या होगा कि जैसे ही इसको टच करेगी तो सारा धन आवेश उसके शरीर में, बॉडी से होते हुए बालों में चला जाएगा। और जैसे धन आवेश बालों में आ गया तो धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो सब धन आवेश बालों में हो गया, तो धन आवेश के कारण सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अब बाल एकदम खड़े हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके का एक फेनोमेना बड़ा अच्छा सा दिखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसको देखते हैं, समझते हैं सिद्धांत इसके। देखो बच्चों, अब हम देखेंगे वन डे ग्राफ के बारे में। हमने सारा चीज़ें आपको समझा दी है, किस तरीके से ये जो है ये काम करता है। इसका जो रचना है उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। रचना क्या है? इसमें धातु का एक बड़ा गोला यस होता है, ये बड़ा गोला यस है। ठीक है, दो अचालक स्तंभ है, ए और बी, ठीक है, पर सदा होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? तथा इसमें एक रबर की सिरीविहीन बेल्ट होती है। ये रबर की सिरीविहीन बेल्ट है। सिरीविहीन मतलब इसका कोई सर नहीं है, ना सर है ना पैर है, सिरीविहीन बेल्ट है। ठीक है, आगे
जो दो घिरनियों P1 व P2 पर चढ़ी रहती, दो घिरनियां हैं P1 व P2 पर, ये रबड़ की बेल्ट जो है चढ़ी रहती है। आगे क्या है, घिरनियों को विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। ये जो घिरनियां हैं इनको विद्युत मोटर द्वारा, ये मोटर लगा हुआ है इसके द्वारा चलाया जाता है। इसको घुमाओगे तो ये घूमती है। ठीक, आगे फिर क्या लिखा हुआ है, निचला कंगा, ये कंगा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि निचला कंगा C2, सॉरी हाँ, निचला कंगा C1 लिख दिया है, C1, ये C1 है आपका। ठीक, निचला कंगा ये C1 है और ये वाला C2 है। ठीक है, निचला कंगा जो है C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC के साथ, ये अति उच्च विभव वाला स्रोत है DC, और इसके साथ ही जुड़ा रहता है। यहीं से धनावेश निकलेगा और ऋणावेश को पृथ्वी से संपर्क करा दिया था ताकि ऋणावेश सब इसमें चला जाए। ठीक, आगे धन टर्मिनल से, तथा ऊपरी कंगा C2 जो है, ऊपरी कंगा जो C2 है ये किससे जुड़ा रहता है, इसी खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। क्लियर, ये तो रचना हो गई। अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं, तो किन सिद्धांतों पे कार्य करता है, तो ये दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। पहला ये सिद्धांत है, बिल्कुल अगर सरल भाषा में याद रखोगे कि जो आवेश होता है वो नुकीली, आवेश जो होता है नुकीली सतह पर बहुत जल्दी से जाता है, ये पहला याद रखोगे। और दूसरा, अगर किसी चालक को तुम धन आवेश देते हो, कोई भी आवेश दोगे, तो उस चालक को अगर खोखले गोले को धन आवेश देते हो तो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आकर के चिपक जाता है। ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, दो सिद्धांत पे, तो पहला लिखो क्या है, इस मशीन के कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से दो विद्युतीय घटनाओं पर आधारित है। पहला, किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों पे सबसे अधिक होता है। वायु में विद्युत विसर्जन मतलब विद्युत का बहना, आवेश का बहना नुकीले सिरों पर सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। यानी कोई खोखला चालक है, अगर उसको तुम आवेश दोगे तो सारा आवेश उसकी पृष्ठ पर संचित हो जाता है। ये बात हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, गॉस की प्रमेय में जब पढ़ा था, खोखले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव निकाला था। ठीक, आगे पहले हम इसका निगमन करेंगे, पहले वाले का। तो एक बात और समझो कि जो आवेश होता है वो नुकीली चीज़ों पे पहले जाता है, नुकीली चीज़ों पे पहले जाता है, वो अन्य चीज़ों पे नहीं जाएगा। मान लो मोटी चीज़ है तो उस पर नहीं जाएगा, अगर नुकीली चीज़ देखेगा तो उस पर सबसे पहले आवेश उस पर जाता है। क्यों जाता है उस पर, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि ये गोला है, एक ये गोला है। ठीक है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, कितनी है, स्मॉल r। इस समझने की, इसको समझा रहे हैं ये वाले को। ठीक है, पहले वाले को, इसकी त्रिज्या स्मॉल है, r है, उसको प्लस q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है, प्लस q आवेश दिया जाता है। तो जब इसको तुम प्लस q आवेश दोगे तो हम इस कहेंगे कि बताइए इसकी सतह पर विभव कितना होगा। तो इसकी सतह पर विभव का सूत्र होता है, वो आपको बताया था बच्चों, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये होता है। ठीक है, इसकी सतह पर विभव कितना आ जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इतना आ जाएगा। क्लियर, हम आपसे कहें q का मान निकालो। अच्छा, यहाँ से तो जब तुम q का मान निकालोगे तो ये सारा इधर गुणा में चला जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा v गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r बराबर q, ये q आ जाएगा कि नहीं, आ गया। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें, हम ये कहें कि जो इस पे आवेश दिया गया है वो सारा आवेश धन 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 इस पे आ जाएगा कि नहीं, वो सारा आवेश इस पे आ जाएगा। हम कहें इसका ये गोला है, इस गोले का पृष्ठीय आवेश कितना है, तो हम मान लेते हैं इसका पृष्ठीय आवेश है, पृष्ठीय घनत्व आवेश कितना, सिग्मा होता है कि नहीं। जानते हो भाई, किसी भी चीज़ का जो पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय आवेश जो होता है वो सिग्मा होता है। और सिग्मा बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है, Q अपॉन A होता है। ठीक है, समझ पाए यहाँ तक, Q अपॉन A होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे Q का मान अगर रख दें बच्चों, यहाँ पे Q का मान हम रख दें तो Q का मान हमने क्या निकाला, ये निकाला है। देखो ये क्या निकाला, ये निकाला है। अच्छा, रख देंगे Q का मान, तो आ जाएगा सिग्मा बराबर Q का मान कितना है, देखो V गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और अपॉन में देखो A है, अपॉन में क्या है, A ये क्षेत्रफल है, किसका है, गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक, वो हमने रख दिया 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से समझो, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, r से एक r कट गया। अब देखो बचा क्या, v एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r, इतना बचा, सिग्मा बराबर। अब देखना, ध्यान समझना, अगर हम इसको नियतांक मान लें, ये पूरा नियतांक मान लें, तो क्या आ जाएगा, v सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r आ जाएगा कि नहीं।
सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ की अगर त्रिज्या जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, त्रिज्या जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, उसका आवेश घनत्व यानी उस पर आवेश आने की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। नहीं समझ पाए? किसी चीज़ की त्रिज्या जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे तो उस पर आवेश आने की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। तो देखो ये जो गोला है, गोले की अगर त्रिज्या तुम बढ़ाते जाओ तो बड़ा सा गोला बनेगा, बनेगा कि नहीं? और सतह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जबकि जो नुकीली चीज़ होती है, समझना, नुकीली चीज़ की त्रिज्या होती ही नहीं, कितनी होती है? सुन भाई, नुकीली चीज़ जो होती है, मान लो सुई ले लो, सुई की त्रिज्या होगी क्या? उस पर गोला, सुई की त्रिज्या नहीं, मान लो एकदम निब होता है बिल्कुल पतला सा छोटा सा, तो उसकी त्रिज्या होगी कुछ क्या? नहीं होगी। तो उसकी त्रिज्या होगी लगभग 0। कितनी होगी? लगभग 0। और अगर त्रिज्या 0 तो r का मान रख दो यहाँ पे 0, तो 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। तो त्रिज्या अगर 0 तो 1/0 हो जाएगा अनंत। तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो जो देख लो बच्चों कि आवेश घनत्व इनफाइनाइट मतलब अनंत। अनंत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो जाएगी वह चीज़ नुकीली होगी, पतली सी नुकीली रह जाएगी कि नहीं? और नुकीली चीज़ पर देखो आवेश घनत्व कितना ज़्यादा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कितना है, और क्या बोलना है? अनंत। अनंत मतलब इसीलिए नुकीली चीज़ पर आवेश बहुत जल्दी मात्रा में जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में संचित होता है। इसीलिए जो मंदिर या बड़े भवन होते हैं उनमें क्या किया जाता है, ऊपर एक बड़ी सी सरिया लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सरिया लगा देते हैं। वो सरिया इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमारत कौन है? बुर्ज खलीफा है ना। तो बुर्ज खलीफा पे भी बड़ी सी ऐसे सरिया लगी हुई है, देखना आप कभी ध्यान से। तो वो इसलिए लगाई गई है कि कभी अगर आसमान से बिजली गिरे, अगर आसमान से बिजली गिरे तो बिजली गिरेगी जैसे ही तो उसमें भी आवेश होता है, तो सारा का सारा आवेश उस सरिया पर आ जाए, और सरिया पर आने के बाद वो अपना आवेश रहित हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। लेकिन अगर वो आवेश वहाँ पे सरिया ना लगाई जाती और डायरेक्ट ऐसी सतह खुली रहती तो उस पर जब आवेश वो पड़ता तो पड़ने के बाद उस बिल्डिंग को चटका देता, बेकार कर देता। इसीलिए मंदिरों के ऊपर या अन्य ऊंची इमारत के ऊपर सरिया लगाई जाती है। समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो पहला तो कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया ये वाला। अब दूसरा वाला और बता देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो अब इसका दूसरा सिद्धांत वो और देख लेते हैं। दूसरा सिद्धांत उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये दूसरा सिद्धांत ये है कि जैसे तुम इस डीसी मोटर से आवेश दोगे तो आवेश इस वाली घिरनी से, कंगे से होते हुए ऊपर वाले गोले में जाएगा। हम ये मान सकते हैं कि ये नीचे भी एक गोला की तरह है, तो इस गोले में अगर विभव ऊंचा रहेगा तभी तो ये, इस गोले पर अगर विभव कम रहेगा तभी तो आवेश उस पर जाता रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ पाए कि नहीं? तभी ये जाता रहेगा। तो ऐसा क्या, अगर यहाँ से आवेश पे जाता रहे, इस पर आवेश बढ़ता रहेगा तो इसका विभव भी बढ़ता रहेगा। तो एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि इसका विभव और इसका विभव दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो गए तो क्या है, आवेश का जाना इधर बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसको समझते हैं। इस वाली घिरनी पे या इस वाली घिरनी को अगर हम गोला मान लें तो इस पर आवेश हमेशा उच्च ही बना रहता है और इस पर निम्न ही बना रहता है। कैसे, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो, मान लेते हैं ये जो घिरनी है, ये वाली घिरनी, इसको भी एक गोला मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गोला। तो ये गोला मान लिया, पहला छोटा गोला। इसके ऊपर एक और ये जो बड़ा सा गोला है इसको भी मान लेते हैं, तो ये एक बड़ा गोला है। ठीक, और क्या मान लेते हैं? देखो इधर ध्यान समझते रहो आप लोग। इस पर मान लो कुछ आवेश हमने दिया है, पहले वाले गोले पे जो आवेश दिया है इस पर क्यू आवेश दिया है, स्मॉल क्यू। कितना दिया है? स्मॉल क्यू। और जो बड़ा वाला गोला है इस पे आवेश है प्लस कैपिटल क्यू। कितना है? कैपिटल क्यू। और क्या मान लेते हैं, जो छोटा वाला गोला है इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। कितनी है? स्मॉल आर। और जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। कितनी है? कैपिटल आर। यहाँ तक समझना, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। देखो अब हम क्या देखेंगे, जो पहला गोला है इसको मान लेते हैं ए, जो दूसरा गोला है इसको मान लेते हैं बी। ठीक, समझना यहाँ से। अब हम ये देखेंगे कि जो पहला वाला गोला है उस पर विभव कितना होगा। ठीक, तो पहले वाले गोला, जो पहला वाला गोला देख रहे हो ना, तो पहले वाले गोले पर खुद इसी गोले पर जो आवेश है Q, उसके कारण कितना विभव होगा ये देख लें। तो पहला वाला जो गोला है इस पर Q आवेश है, इसके कारण विभव जो होगा वो होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। देखो इधर ध्यान समझना, जो पहला वाला गोला आपको दिख रहा है छोटा वाला, इस गोले पे विभव जो है किसके कारण है, तो खुद इस पे जो आवेश है इसके कारण है। इस पे आवेश कितना है? Q। तो किसी गोले के पृष्ठ पर आवेश का सूत्र होता है, किसी गोले पर पृष्ठ पर आवेश है तो उसके विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। Q क्या है? टोटल आवेश इस पे कितना दिया गया है, r क्या है? इस गोले की त्रिज्या। इतनी समझ पाए? आगे देखो,
एक तो खुद इसके कारण, इस गोले के आवेश के कारण इस पर विभव इतना है, और दूसरा देखो, दूसरा समझो, दूसरा ये जो बड़ा गोला आपको दिख रहा है ना, ये जो बड़ा गोला आपको दिख रहा है, इस पर भी तो प्लस क्यू आवेश है। इसके कारण भी यहाँ पे इस गोले के अंदर भी तो विभव होगा। तो इसके कारण जो विभव होगा, किस गोले के कारण, बड़े वाले गोले के कारण विभव जो होगा, तो बड़े वाले गोले के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ये दूरी लेंगे, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। बात समझ पाया कि नहीं? तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि जो आपका छोटा वाला गोला है उस पे जो विभव है वो इतना है, टोटल कुल मिलाकर के कितना है, इतना, ठीक। जबकि बड़े वाले गोले पर विचार करें, इस पर विभव कितना आएगा, तो बड़े वाला गोले का नाम है बी नाम है, तो इस पर विभव होगा VB। तो इस पर टोटल कितना विभव, इसको समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो खुद इसी पे कितना आवेश है उसके कारण होगा विभव, तो इस पर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। खुद के कारण तो इतना भी आवेश हो जाएगा, मतलब खुद के कारण इतना विभव हो जाएगा, इसके खुद के कारण इसके पृष्ठ पे इतना विभव हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटा वाला गोला है, जो छोटा वाला गोला है, इसके कारण भी तो विभव होगा, तो इसके कारण कितना विभव होगा, तो इसको देख लो बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस, ये छोटा वाला गोला पर आवेश कितना है, Q, स्मॉल Q कितना है, स्मॉल Q। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, ऊपर आ जाएगा स्मॉल Q, और नीचे देखो R नहीं, स्मॉल R नहीं आएगा, ये बड़ा वाला ऊपर वाले गोले में देख रहे हैं ना, बड़ा वाला R आएगा, कितना आएगा, बड़ा वाला R। ठीक, यहाँ तक समझ पाए? अब देखो ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाओ तो क्या आएगा, देखो VA माइनस VB आएगा बराबर VA, देखो अगर कितना है बच्चों, तो ये 1/, देखो इसमें कुछ कटेगा, एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कुछ एक जैसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये तो दोनों खत्म, इनका तो काम घटाने में काम खत्म हो जाएगा कि नहीं, बचेगा केवल ये वाला। तो इसमें घटाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे बाहर, इसको ले लेंगे बाहर, अब बचेगा क्या बच्चों, देखो Q माइनस स्मॉल r माइनस इधर क्या बचेगा, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। इतना समझ पाए? अब देखो यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पे इन दोनों पे चर्चा करेंगे, इन दोनों पे देखो, कैपिटल स्मॉल r बड़ा है कि कैपिटल R, ये बताओ, स्मॉल r बड़ा है कि कैपिटल R, कैपिटल R बड़ा है, तो कैपिटल R मान लेते हैं, ये तुम्हारा कैपिटल R है बच्चों, मान लेते हैं 10, कितना है 10, स्मॉल r मान लेते हैं 5, कितना 5, ठीक। और ये जो Q देख रहे हो ना बच्चों, ये Q आवेश, इसको फिक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फिक्स। जब इनको सबको फिक्स मानेंगे तो आपका देखो क्या आ जाएगा, मान ये सब फिक्स मान लो तो हटा लो, तो ये 1/r माइनस 1/ कैपिटल R आएगा कि नहीं आएगा ना। अब देखो 1/r 1/5 माइनस 1/10 आएगा, कितना आएगा 1/10 आएगा कि नहीं। तो बताओ ये वाला मान बड़ा है कि ये वाला मान बड़ा है, बताओ 1/5 बड़ा है, और 1/5 विभव था किसका, छोटे वाले गोले का, किसका था विभव, ये छोटे वाले गोले का, और 1/10 किसका है, बड़े वाले गोले का। तो ज़्यादा किसका हुआ विभव, छोटे वाले का, तो छोटे वाले गोले का विभव सदैव ज़्यादा ही बना रहता है, अब बड़े वाले गोले का विभव सदैव कम बना रहता है। इसी कारण आवेश सदैव इस वाले गोले से छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले में जाता रहता है, और यही सिद्धांत जो है आपका दूसरा सिद्धांत हो गया। बाकी जितना हमने आपको ये समझाया है कार्य विधि में आप इसको लिख सकते हो, एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आपको लिखना है, पहले इसके बारे में, इसके बाद इसका सिद्धांत में जो ये दोनों हमने आपको समझाया इसको एक्सप्लेन करना है, बाद में इसकी रचना के बाद इसका कार्य विधि। इतना अगर आप कर लोगे तो एग्जामिनर आपको 4 नंबर दे देगा। साथ चित्र बनाना ना भूलना, अगर चित्र बनाना भूल दे तो सब काट देगा, ठीक है।